हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का एक न्यू चैप्टर, एक फ्रेश चैप्टर आपके लिए शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 11 सेल स्ट्रक्चर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दोस्तों, ये जो चैप्टर है आपके 7th के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, क्योंकि जो चैप्टर है नाम से आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि ये चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है। क्या पढ़ना है? सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है कि सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय अ सेल, स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, उसके फंक्शंस कैसे होते हैं, और साथ ही में हम लोग को पढ़ना है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहला लेक्चर आज के दिन होने वाला लेक्चर नंबर 1 है। तो बेसिकली आज पढ़ेंगे, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे और ज्यादा डीप में जाएंगे चैप्टर में। तो शुरुआत करते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर से देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है व्हाट डू यू मीन बाय सेल। सेल इज नथिंग बट हमारे बॉडी में या फिर कोई भी प्लांट हो गया या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गया दोस्तों, क्या होता है, हर एक का बॉडी एक सेल से बना होता है। यानी कि उस पर्टिकुलर बॉडी स्ट्रक्चर का सबसे छोटा हिस्से को सेल माना जाता है। समझ लो ये एक सेल है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मैं आपको एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं, उसके बाद हम लोग और थोड़ा आगे डीप में जाएंगे। लेकिन समझ लो कि एक सेल है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एंड ये जो व्हाइट वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये इसको हम लोग बोलते हैं, ये वाला तो आपका न्यूक्लियस हो गया, चलो लिख भी देता हूं आपके लिए, ये हो गया न्यूक्लियस। और ये जो व्हाइट वाला हिस्सा जो बचा है, इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, दिस इज CYTOPLASM, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और यही साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होता है? सेल ऑर्गेनेल्स। और व्हाट डू यू मीन बाय सेल ऑर्गेनेल्स? जैसे हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन प्रेजेंट है, वैसे ही इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सेल के ऑर्गन्स प्रेजेंट है, जिसको सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। लेकिन इसके पहले आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूं। जिस तरह, जैसे कि आपको पता है दोस्तों, यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे कि कोई भी एक नोटबुक जो होता है, ठीक है ना, आप किताब लिखते हो, नोटबुक लिखते हो, तो वो सबसे पहले किससे बनता है, या फिर एक टेक्स्ट बुक ले लो आप, किससे बनेगा? तो सबसे पहले चीज क्या होता है आपका, जो दुनिया में आया था वो था अल्फाबेट। पढ़ाई का जो स्टडी आप करते हो, सबसे पहला चीज क्या? अल्फाबेट्स। आप बचपन से आपको पहले सबसे पहले A B C से लेके ऐसे करते करते Z तक सिखाया होगा, तभी आप कुछ लिख पा रहे हो ना। ये जो मैंने साइटोप्लाज्म लिखा, न्यूक्लियस लिखा, चैप्टर का नाम लिखा, साइंस वर्ड लिखा, वो कैसे लिख पा रहे हैं? बिकॉज वी नो द अल्फाबेट्स की A से लेके Z तक अल्फाबेट्स होते हैं। तो अल्फाबेट हो गया, अल्फाबेट्स जब कंबाइन होते हैं तो वो बनता है वर्ड। एक वर्ड बनता है, जैसे कि साइंस बन गया, जैसे कि न्यूक्लियस बन गया, एक वर्ड बन गया। वर्ड जब कंबाइन होते हैं बहुत सारे, तो क्या बनता है उसका? सेंटेंस। अब वो सेंटेंस बहुत सारे इकट्ठा होते हैं तो वो बनता है एक पैराग्राफ। क्या बनता है दोस्तों? वो बनता है एक पैराग्राफ। पैराग्राफ जब पूरा इकट्ठा हो जाता है तो वो बनता है एक पर्टिकुलर पेज। एंड ऐसे ही बहुत सारे पेज जब इकट्ठा होते हैं तब बनता है वो जाके एक टेक्स्ट बुक। क्या बनता है? एक टेक्स्ट बुक बनता है, या फिर किताब बोल लो, या फिर नोटबुक बोल लो, जो भी बोल लो। तो समझ लो इतना प्रोसेस अंदर आता है। तो इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि एक टेक्स्ट बुक का सबसे छोटा हिस्सा क्या होगा? उसका अल्फाबेट। यानी कि एक वर्ड, उसका एक वर्ड भी नहीं, एक अल्फाबेट ABC से लेके Z तक। करेक्ट है। उसी प्रकार जो हमारा बॉडी होता है, चाहे कोई भी टाइप का लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों ना होने दो, हर एक का जो बॉडी होता है दोस्तों, वो भी इसी प्रकार यहां पे अरेंज होता है। और उसका भी सबसे एक छोटा हिस्सा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों सेल। अब वो किस प्रकार होता है यहां पे मैं आपको बताऊंगा। लेट्स सपोज, जैसे मैंने बोला कि सबसे छोटा हिस्सा होता है सेल। बहुत सारे सेल जब इकट्ठा हो जाएंगे तो क्या बनाते हैं? टिश्यूज। करेक्ट है, आपने सुना होगा टिश्यूज के बारे में। सेल इकट्ठा होकर टिश्यूज बनाएंगे, टिश्यूज इकट्ठा होकर ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन इकट्ठा होकर क्या बनाता है दोस्तों? वो बनाते हैं ऑर्गन का सिस्टम। यानी कि जो हमारा बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम है ना, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, किडनी है, हार्ट है, ये सब ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ऑर्गन सिस्टम से बनता है कंप्लीट ह्यूमन बॉडी, या फिर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट का हो, चाहे एनिमल का हो, चाहे ह्यूमन बीइंग का हो। यानी कि बॉडी का सबसे छोटा हिस्सा हम लोग किसको बोलेंगे? सेल को बोलेंगे। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। ये सब हम लोग अभी बेसिक पढ़ रहे हैं आपको क्लियर कट बताने के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल स्ट्रक्चर, या फिर द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज सेल। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। और जो सेल था दोस्तों, उसको इन्वेंट किया था, इन्वेंट भी नहीं बोल सकते, डिस्कवर किया था, खोजा गया था, किसकी तरफ से? एक साइंटिस्ट की तरफ से, जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। ये आपको याद रखना है, पूछता तो नहीं है, लेकिन आप फिर भी जनरल नॉलेज के तौर पर याद रखोगे तो आपको आसानी होगी। तो रॉबर्ट हुक ने यहाँ पे एक तरीके से खोज किया था। एंड ये तो खोज तो किया था, लेकिन पता कैसे चला था उनको? तो नॉर्मली क्या होता है कि उन्होंने एक कुछ पर्टिकुलर चीज का यहां पे ऑब्जर्वेशन किया था। और एक और चीज यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि ये सेल्स को देखने के लिए हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते, बिकॉज उनका जो स्ट्रक्चर होता है, जो साइज होता है, वो बहुत छोटा होता है। एक मतलब छोटा सा एक डॉट अगर मैंने यहां पे बनाया, आपको दिख रहा है कि नहीं? बन रहा है, दिख रहा है, मुझे भी नहीं दिख रहा है क्लियरली अगर देखा जाए तो। मतलब आप सोच सकते हो कि हमारे आंखों से वो इतना छोटा सेल होता है कि हमारे आंखों से उसको देख नहीं सकते। उसको देखने के लिए हमें एक स्पेशल डिवाइस की जरूरत पड़ती है, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों माइक्रोस्कोप। तो जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप,
करेक्ट है, आपको पता होगा। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं जिसको हम लोग नॉर्मली कंपाउंड माइक्रोस्कोप से ही देख पाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो इससे भी ज्यादा छोटे होते हैं, नैनो पार्टिकल्स में होते हैं, तो उसको हम लोग देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। बट बेसिकली सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है बायोलॉजिकल फील्ड में, यानी कि सेल्स को देखने के लिए, वो होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यानी कि जो रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट था, उन्होंने अपना माइक्रोस्कोप डिस्कवर करने के बाद ही जाके ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू ही वो सेल का स्ट्रक्चर को देख पाया होगा उन्होंने एंड समझ पाए होंगे। क्लियर है। एंड नॉर्मली जैसे कि आपको पता है कि ये जो सेल है वो किस में देखा गया था, सबसे पहले अनियन में देखा गया था। और आपको देखना भी है तो आप अनियन का एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, लेकिन आपके पास माइक्रोस्कोप होना चाहिए। तो अगर आपके पास माइक्रोस्कोप है तो ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली नहीं होगा। आप जब भी स्कूल खोलेंगे, आपके प्रैक्टिकल्स जब आप करोगे, बायोलॉजी लैब में जाके आप करोगे, तो अनियन का जो सेल्स होता है, नॉर्मली आप देखोगे तो अनियन का एक टुकड़ा ले लो, कांदा जो होता है आपका एक टुकड़ा ले लो, उसमें आपको ऐसे बहुत सारे शेप्स ऐसे देखने मिलेंगे शेल्स के, ठीक है ना। जब टुकड़े टुकड़े में शेप्स होते हैं उसके, ऐसा ये छोटे छोटे सेल्स होते हैं और इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ऐसे इस प्रकार अलग अलग उसके शेप्स होते हैं जिसमें आपको न्यूक्लियस जो है देखने मिलेंगे, वही होता है हमारा अनियन का सेल्स। तो वो आप देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और ये जो माइक्रोस्कोप होता है ना, लगभग ये 100 टाइम्स, 100 गुना ज्यादा जूम करके देख सकते हैं। जैसे कि हम लोग मोबाइल में जूम करते हैं किसी चीज को, तो ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा वो 5 से 10 गुना ज्यादा जूम करके देखता है। लेकिन एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है, कोई भी एक छोटा चीज को वो 100 गुना ज्यादा बड़ा करके दिखा सकता है। और उससे भी ज्यादा बड़ा करना है तो आप उसके ऊपर से लेंस भी अलग से लगा सकते हो। तो लेंस आप लगाओगे तो और ज्यादा जूम करके आपको देखने मिलेगा, जिसके हेल्प से आपको छोटे से छोटा सेल्स का जो साइज होगा वो यहां पे आपको देखने मिल जाएगा। क्लियर है। तो पूरी उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो लगभग 10 टाइम्स से लेके 100 टाइम्स तक का जूम जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप कर सकता है, जिसके हेल्प से हम लोग जो सेल का स्ट्रक्चर एंड साइज जो है वो देख सकते हैं। क्लियर है। और इंपॉर्टेंट बात करेंगे यहां पे, एक और टॉपिक है हमारा जिसका नाम है सेल का साइज। व्हाट डू यू मीन बाय सेल साइज, ठीक है। तो हर एक जो सेल होता है, आप जैसे कि बात करें, हमने बात किया ये अनियन का सेल है, ठीक है। तो अनियन का सेल ले लो, ह्यूमन बीइंग का सेल ले लो, प्लांट्स का जितने भी अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं, टमाटो, वो मेरे को याद भी नहीं आ रही थी ना सारे, मतलब हर एक के ले लो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स को अगर देखोगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर, हर एक का जो साइज होगा वो क्या होगा दोस्तों, डिफरेंट होगा। तो ये चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव द सेल साइज डिफरेंट एंड द सेल स्ट्रक्चर इज ऑल्सो डिफरेंट। ये आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि देयर इज ए ग्रेट वेरिएशन इन द साइज ऑफ एवरी सेल, ठीक है। और जो शेप होता है, जो इसका साइज जो होता है, शेप होता है, वो डिपेंड करता है कि वो कौन से तरीके का शेल है। जैसे कि कुछ आपको देखने मिलेंगे यहाँ पे अमीबा का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा भी हो सकता है, ठीक है ना। ये अमीबा का सेल हो गया। फिर आपको रेड ब्लड सेल्स के आपके ओवल शेप देखने मिलते हैं, इस तरह से आपको रेड ब्लड आरबीसी के जो सेल्स होते हैं वो आपको देखने मिलेंगे। तो वैसे अलग अलग सेल्स जो होते हैं, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो एकदम सिलेंड्रिकल होते हैं, उसमें ऐसा सीलिया आपको देखने मिलेंगे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स देखने मिलेंगे। कुछ स्पाइरो वगैरह के सेल्स आपको लंबे में ऐसा इस प्रकार आपको देखने मिलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा आपको देखने मिलेंगे। तो ऐसे अलग अलग शेप्स के अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं। कुछ मोटे सेल्स होते हैं, कुछ छोटे सेल्स होते हैं, कुछ लंबे सेल होते हैं। और स्पर्म जो होता है, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्टिव गैमेट जिसको बोलते हैं, उसका शेप कुछ इस प्रकार होता है। तो हर एक का जो शेप होता है, कहने का मतलब सेल का, जितने भी टाइप के सेल्स ले लो, हमारे ह्यूमन बॉडी में हो, चाहे एनिमल्स में हो, चाहे प्लांट्स में, हर एक का सेल साइज एंड सेल शेप ये होता है डिफरेंट। ये आपको फिलहाल में याद रखना है। ये क्वेश्चन आपको पूछेगा कि हर एक का साइज कैसा होता है, साइज कैसा होता है, सेम होता है कि डिफरेंट होता है, ये आपको बताना रहेगा। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो सेल्स हैव मेनी डिफरेंट शेप्स। अगर हम बात करें, बहुत सारे अलग अलग शेप्स होते हैं। और एग्जांपल के तौर पे अगर बात किया जाए तो होते हैं वो रॉड शेप भी हो सकते हैं, यानी कि लंबे हो सकते हैं, रॉड जैसे दिखने वाले शेप हो सकते हैं। कुछ होते हैं यहाँ पे एक तरीके से बोल सकते हो सर्कुलर हो सकते हैं, यानी गोल गोल भी हो सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे। तो गोल वाले शेप भी हो सकते हैं। कुछ आपको देखने मिलेंगे कॉलमनार, कॉलम मतलब कुछ कॉलम्स होते हैं ना, जैसे कि आपका बिल्डिंग्स में कॉलम कैसा होता है, ऐसा कॉलम शेप के भी आपको देखने मिलेंगे। इस प्रकार भी सेल्स आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। तो रॉड शेप हो गया, सर्कुलर हो गया, कॉलम शेप हो गया, ओवल भी होता है, अंडाकार, अंडे जैसा शेप, ठीक है ना, अंडे जैसा शेप भी होता है, स्पाइरल भी होता है इस तरह से, ठीक है ना, ऐसा स्पाइरल भी आपको देखने मिलता है स्पाइरो वगैरह के अंदर। तो हर एक टाइप के यहाँ पे सेल्स आपको देखने मिलते हैं, सेल के साइज देखने मिलते हैं, कुछ कुछ रेक्टेंगल भी होते हैं। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं जो हमारे सेल साइज और सेल शेप के अंदर आ जाते हैं। क्लियर है। और हर सेल के अंदर हम लोग बात करें तो इसके अंदर लाइफ प्रोसेसेस के लिए क्या होता है, अलग अलग सेल्स के अंदर न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होता ही है, साथ ही में न्यूक्लियस के अंदर और आपके गैमेट जिसको बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल, डीएनए और आरएनए भी प्रेजेंट होते हैं। तो आपको याद रखना कि जो आपका न्यूक्लियस होता है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है आपके गैमेट्स, यानी कि जेनेटिक मटेरियल जिसको डीएनए बोलते हैं या फिर आरएनए आप बोल लो, डीएनए आरएनए प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इन शॉर्ट, क्रोमोसोम आपके जेनेटिक मटेरियल को कैरी करते हैं, डीएनए और आरएनए को, और जेनेटिक वेरिएशंस के टाइम या फिर हेरिडिटी के टाइम वो ट्रांसफर करते हैं, यानी कि हमारे पेरेंट्स से हमको ट्रांसफर होता है, हमारे जब बच्चे होंगे तो हमारे से वो ट्रांसफर होगा। तो इस प्रकार वो ट्रांसफर होते रहते हैं।
क्लियर है। और जनरली अगर बात किया जाए ना, तो ये जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ना, इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ किस में देख पाएंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सेल को तो हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देख पाएंगे, लेकिन सेल के अंदर भी बहुत सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि लेट्स सपोज ये मेरा सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, लेकिन न्यूक्लियस को छोड़ के जो हिस्सा बच जाता है अंदर का लिक्विड वाला, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और उसी के अंदर सेल के बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। अब ये जो सेल ऑर्गेनेल्स जो प्रेजेंट है, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, और नाम के तौर पर मैं आपको बताऊंगा, और ये सब चीज हम लोग आगे चर्चा करने वाले। जैसे कि आपका हो गया गोल्गी बॉडीज हो गया, फिर आपका हम लोग बात करें राइबोसोम्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम्स हो गए, ठीक है ना। तो ये सभी जितने भी चीजें होती है ना, ये क्या होते हैं, एक तरीके से हमारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, और उसको देखने के लिए हमें जरूरत पड़ती है हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्योंकि वो बहुत ही अंदर और बहुत ही छोटे प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी चीज आपको समझ में आ गया होगा। एंड जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है ना, लगभग वो 2 बिलियन टाइम्स जूम कर सकता है, यानी कि अगर एक छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक सेल ऑर्गेनेल क्यों ना हो, उसका भी लगभग 2 बिलियन। तो आप सोच सकते हो 2 बिलियन कितना होता है, लगभग आप सोचो लगभग 200 करोड़ के आसपास, 2 बिलियन हो गया, तो 200 करोड़ टाइम 2 बिलियन टाइम्स जो है वो उसका जूम करके वो आपको क्लियर इमेज जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखा सकता है, और आप उसकी स्टडी कर सकते हो। बट नॉर्मली क्या होता है, हम जैसे नॉर्मल इंसान को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखने नहीं मिलता है। होपफुली आपका स्कूल अगर बहुत ही अच्छा होगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होगा, तो आपको प्रैक्टिकल में दिखा देंगे। लेकिन अगर आपके स्कूल में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं होगा, तो आप नहीं देख पाओगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से ही आपको काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। और नॉर्मली बात किया जाए सेल्स के स्ट्रक्चर्स के, ये तो हमने बात कर लिया सेल क्या होता है, स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, शेप साइजेस कैसे होते हैं, ये हमने बात कर लिया। लेकिन और एक चीज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि आप ध्यान से देखना। पहले मैं इसको रफ कर लेता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं वो बात, ठीक है। तो जनरली जो सेल होते हैं ना, वो सिर्फ 2 ही मेन टाइप के होते हैं। मतलब टाइप्स तो ऐसे बहुत सारे, लेकिन 2 मेन कैटेगरी जो होते हैं ना कोई भी सेल के, वो सिर्फ 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका प्लांट सेल एंड दूसरा होता है एनिमल सेल, क्योंकि यही 2 चीज लिविंग ऑर्गेनिज्म के तौर पे हमारे ब्रह्मांड में, हमारी दुनिया में प्रेजेंट है। कौन कौन? एक होता है हमारे प्लांट्स प्रेजेंट है, तो प्लांट्स के अंदर जो सेल प्रेजेंट है दैट इज नोन एज द प्लांट सेल। एंड दूसरा होता है एनिमल्स। एनिमल्स में सब आ जाते हैं, ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं, दूसरे जानवर, छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब आ जाते हैं। तो ये होता है एनिमल सेल्स। तो एनिमल के अंदर जो सेल प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलेंगे एनिमल सेल। क्लियर है। तो यही 2 मेन कैटेगरी के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, या तो वो रहेगा प्लांट सेल या तो रहेगा वो एनिमल सेल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक डिफरेंस ये है कि हम लोग आपको थोड़ा सा चर्चा करके बताऊंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो प्लांट सेल की बात करें कि कोई भी अगर प्लांट सेल होता है, लेट्स सपोज दिस इज माय प्लांट सेल, तो प्लांट सेल के अंदर एक खास बात ये होता है कि प्लांट सेल के बाहर एक कवच होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। ये क्या होता है? एक कवच होता है। कवच आप बोल सकते हो, यानी कि एक लेयर होता है, कवच नहीं बोल सकते उसको, एक लेयर बोल सकते हैं। तो वो सेल वॉल होता है, और अंदर से भले ही उसके अंदर प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर से, यानी कि बाहर का, जैसे बॉल होता है आपका, बॉल ऊपर का एक लेयर और अंदर से भी एक लेयर होता है जैसे बॉल में, उसी प्रकार जो बाहर का लेयर है प्लांट के सेल के अंदर, ये हो गया आपका प्लांट सेल, ठीक है। उसको हम लोग बोलेंगे सेल वॉल, और जो अंदर से प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके अलावा भी अगर बात करें, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट। एक तो आपका न्यूक्लियस तो होता ही है, चलो ठीक है, ये तो हमको पता ही है, न्यूक्लियस तो हो गई, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होते हैं। साथ ही में बात करें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, क्योंकि प्लांट को क्या चीज की जरूरत पड़ती है दोस्तों? खाना बनाने की। खाना कौन बनवाता है? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल पिगमेंट बोलते हैं ना हम लोग, तो क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है। और ये सब के बारे में हम लोग डीप में चर्चा करेंगे, लेकिन डायग्राम हम लोग रफली क्यों बना रहे हैं? क्योंकि आपको डायग्राम पूछेगा भी तो आप रफली बनाओगे तो भी आपको मार्क्स मिलता है, क्योंकि देयर इज नो स्पेसिफिक शेप जो हम बोल सकते हैं कि इसका शेप ऐसा है, क्योंकि आप कुछ भी बनाओ शेप सेल का, जो हमने देखा अभी स्ट्रक्चर के पहले, इसके पहले जो टॉपिक पढ़ा उसमें हमने देखा कि देयर इज नो डेफिनेट शेप, पर हर एक का अलग अलग होता है, तो उसके हिसाब से आप रफली बना सकते हो। तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म तो ये पूरा हिस्सा है आपका, ये आपका पूरा साइटोप्लाज्म है जिसके अंदर अलग अलग टाइप के सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि प्लांट सेल्स आपका क्या होता है, बहुत ही अलग अलग तरीके के सेल ऑर्गेन्स प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम्स भी प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम प्रेजेंट होता है, हर चीज प्रेजेंट होता है प्लांट सेल के अंदर, जो कि हम लोग आगे चर्चा करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जब मैं लेके आऊंगा ना, लेक्चर नंबर 2, इसमें हम लोग ज्यादा डीप में जाएंगे। अभी तो मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूं, पहला लेक्चर है ओवरव्यू बता रहा हूं, दैट्स आपको खाली याद रखना है कि आपके प्लांट सेल में क्या क्या था। सेल वॉल था बेसिक तौर पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, साइटोप्लाज्म होता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये सब चीज मैं बताऊंगा। लेकिन और एक चीज बताऊंगा यहाँ पे, लेट्स सपोज दिस इज ऑल्सो माय आप एनिमल सेल। एक एनिमल सेल है, समझ लो ये, ठीक है, नाम लिख देता हूं कंफ्यूजन ना हो इसके लिए। तो एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में बेसिक फर्क क्या है, मैं यहां पे वो चीज बता रहा हूं, और बाकी जो अंदर अंदर चीजें हैं ना, क्या फर्क है वो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन मेन फर्क ये है कि जो मैंने बोला कि प्लांट सेल के बाहर एक क्या होता है, कवच होता है, ऊपर का एक लेयर होता है जिसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। एनिमल सेल में वो एब्सेंट होता है, यानी कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है एक प्लांट सेल के अंदर और एक एनिमल सेल के अंदर, वो ये है कि प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है सेल वॉल,
वॉल। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल जो होता है वो एब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ जो अंदर का लेयर होता है, अंदर की तरफ वाला जो लेयर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो ही सिर्फ प्रेजेंट रहता है। ये चीज आपको याद रखना है। और हमेशा जब भी एग्जाम में कोई डिफरेंस बिटवीन भी पूछ लेता है ना, अगर प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के बीच में डिफरेंस बताओ, तो आप सबसे पहला पॉइंट यही लिखोगे, प्लांट हैव सेल वॉल, एनिमल सेल हैव डू नॉट हैव सेल वॉल। ये आपको बस बोलना है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया। तो प्लांट सेल हैव ए डेफिनाइट शेप। इसका क्या होता है? एक डेफिनाइट शेप होता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, वो कैसा भी शेप हो सकता है, लेकिन उसका एक फिक्स शेप होता है। लेकिन एनिमल सेल का कोई भी एक पर्टिकुलर शेप नहीं होता। ये चीज याद रखना। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं है उसको शेप देने के लिए। ठीक है, और जैसे कि बात करें एनिमल सेल्स के अंदर क्या होते हैं, बड़े वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, एक तरीके से आप बोल सकते हो। और प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता। और इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट जो है वो एनिमल में प्रेजेंट नहीं होता है, और क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग आगे भी जाके चर्चा करेंगे। जैसे जैसे हम लोग आगे और टॉपिक में जाएंगे, वैसे वैसे हम लोग आगे जाके चर्चा करते रहेंगे। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। क्लियर है? तो पूरी उम्मीद करता हूं कि यह चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे मैं स्टॉप करता हूं, जिसमें हम लोग ने बहुत सारी चीजें आज कवर की दोस्तों, कि क्या होता है सेल, सेल के टाइप, सेल के साइज, शेप्स एंड कौन कौन से मेन कैटेगरी होती है प्लांट सेल, एनिमल सेल। अब अगला जो लेक्चर लेके आऊंगा, सबसे पहले उसमें हम लोग को यह चर्चा करना होगा कि प्लांट सेल और एनिमल सेल्स तो हमने पढ़ लिया कि बेसिक डिफरेंस क्या है, लेकिन उसके अंदर कंपोनेंट जो मैंने बात किया यहाँ पे, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, सेल वॉल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, सेल ऑर्गेनेल्स होता है। और सेल ऑर्गेनेल्स में भी कौन कौन सा होता है, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो ये सब चीज क्या होता है, ये जानकारी जानने के लिए दोस्तों बस आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। हम फटाफट से आपके लिए अगला लेक्चर भी लेकर आ जाएंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूं कि हमारा आज का लेक्चर जो कि बेसिक था, उम्मीद करता हूं आपको पहला लेक्चर हमारा पसंद आ गया होगा, एक न्यू चैप्टर का, जिसका नाम है दोस्तों सेल स्ट्रक्चर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जल्द हाजिर होंगे आपके सामने एक और लेक्चर लेके, जिसमें और ज्यादा डीप में आपको पढ़ाएंगे आगे के पार्ट को। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा हमारा आज का लेक्चर वीडियो दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए दोस्तों, यूजफुल लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, फटाफट से शेयर करो। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।